नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीत तन लेक्चर्स में। दोस्तों, आज हम लेकर आया हूँ अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक परिचय और सारांश समरी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। हम आप लोगों को बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, समझाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं लेखक परिचय। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्तों? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों, आप लोग याद करें, मैंने आप लोगों को विद्या, पाठ की विद्या याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था दोस्तों, जो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। उसमें बताया गया था, ट्रिक था दोस्तों, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। यानी नारी यानी अर्धनारीश्वर बंधा है यानी निबंध, यानी जो है दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों निबंध है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। निबंध निबंध है। निबंध है दोस्तों, निबंध है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों और कब हुआ था दोस्तों? याद रखें दोस्तों, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहाँ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में ही हुआ था दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्तों राष्ट्र कवि हैं। कैसा कवि हैं? राष्ट्र कवि हैं, जो हमारे बिहार की भूमि पर ही जन्म लिए थे दोस्तों, और पूरे बिहार का नाम देश में और विदेश में रोशन किए थे दोस्तों। इनका मृत्यु जो है दोस्तों 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम था मनरूप देवी। क्या था दोस्तों? मनरूप देवी। इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? श्यामवती देवी। बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे। रामधारी सिंह दिनकर जो थे दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे थे। क्या रहे थे दोस्तों? प्रोफेसर रहे थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और भागलपुर विश्वविद्यालय में दोस्तों उप कुलपति रहे। ठीक दोस्तों। 1925 में दोस्तों इन्होंने छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए एवं 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किए। दोस्तों 1925 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर ने, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए थे। कहाँ प्रकाशित किए थे? छात्र सहोदर में। छात्र सहोदर है दोस्तों कोई पब्लिकेशन का नाम है, और इनका 21 वर्ष में ही दोस्तों पहली कविता जो पुस्तक था प्रणभंग प्रकाशित किए, यानी इनका प्रकाशित हुआ था दोस्तों। दोस्तों इनका कुछ कृतियां भी है, जो इनका कृतियां तो बहुत है दोस्तों, लेकिन मैं किताब से दोस्तों
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों छांट कर यहाँ लाया हूँ दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इनका कृतियाँ हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र, जो 1946 में पब्लिश हुआ था, रसीमरथी 1952 में पब्लिश हुआ था, उर्वशी 1961 में, हारे को हरिनाम 1970 में आदि है इनका काव्य कृतियाँ। एवं इनका प्रमुख गद्य कृतियाँ भी है, जैसे दोस्तों मिट्टी की ओर। संस्कृत के 4 अध्याय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, बट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उनको संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एवं उर्वशी पर, किस पर दोस्तों? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमवीवीआई दोस्तों, यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। या ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कौन सी कृति पर दी गई थी दोस्तों, तो उर्वशी पर दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों दिनकर जी जो हैं छायावादोत्तर युग के कवि के प्रमुख कवि हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिनकर जी जो हैं कौन के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है, मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 अंक के रहना तय है दोस्तों। हम बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों कि कितना से कितना इसमें को कौन सा युग कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 अंक के पूछता है, मिनिमम तो 1 अंक के पूछवे करता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्व भारत तेंदु युग कब से कब को कहा जाता है? इसको प्राचीन युग भी कहा जाता है। कौन युग? प्राचीन युग। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। अगर आपसे कोई पूछ दे दोस्तों कि प्राचीन युग कब से कब तक था, तो बताना है दोस्तों कि 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। पूर्व भारत तेंदु युग को प्राचीन युग भी कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों भारत तेंदु युग, जिसको हम लोग कहते हैं नव जागरण काल। नव जागरण काल, तो यह कब से कब तक था दोस्तों? तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। कोई पूछते दोस्तों कि भारत तेंदु युग यानी नव जागरण काल कब से कब तक था, तो 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग कब से कब तक था दोस्तों? तो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग कब से कब तक है दोस्तों? जिसे छायावादी युग भी कहते हैं। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं। तो 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। 1922 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आ गया दोस्तों। शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग कहते हैं, जिस युग के कवि थे कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर।
तो कब से कब तक कहा जाता है दोस्तों? 1938 ईस्वी से अब तक, यानी दोस्तों 1938 ईस्वी से अब तक, यानी अभी दोस्तों 2022 चल रहा है, तो अब तक मतलब कि कहा जा रहा है दोस्तों। और आगे भी देखिए कब तक कहा जाता है। अब तक इसी के कवि हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अर्धनारीश्वर पाठ की रचना किए हैं, जो एक प्रकार का निबंध है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पाठ के सारांश की ओर, जो कुछ इस प्रकार से है। सारांश है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर में दिनकर ने नर एवं नारी दोनों को एक दूसरे को का पूरक कहा है। रामधारी सिंह दिनकर जो निबंध लिखे हैं अर्धनारीश्वर, उसमें नर एवं नारी को, किसको दोस्तों? नर एवं नारी को एक दूसरे का पूरक, यानी एक दूसरे को पूरा करने वाला बताए हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों समझिए कि नर और नारी जो है दोस्तों, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं दोस्तों। अगर एक पहिया भी खराब हो जाता है दोस्तों, तो आप उससे चल नहीं सकते हैं दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों, जो नर नारी है दोस्तों, वह जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर किसी गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाता है तो वह गाड़ी समझिए व्यर्थ ही हो जाता है, उससे कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों। उसी प्रकार जो है नर और नारी जो है को अर्धनारीश्वर पाठ में रामधारी सिंह दिनकर ने एक दूसरे को पूरक बताए हैं, यानी एक गाड़ी के दो पहिए बताए हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो यहाँ जो उदाहरण दिए हैं रामधारी सिंह दिनकर, वे जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी दोस्तों कि शंकर और माँ पार्वती के कल्पित यानी काल्पनिक रूप है, कल्पना की गई रूप है। तो दोस्तों यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुवैकल्पिक में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो दोस्तों शंकर और पार्वती का। यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया जा सके। यह जो कल्पना है, कवि कहते हैं कि यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि शिव यानी शंकर, शिव जो को ही दोस्तों शंकर कहते हैं, महादेवा कहते हैं, इनको ही दोस्तों शिव कहते हैं, और ना जाने दोस्तों क्या क्या कहते हैं। शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया जा सके। लेखक का कहना है दोस्तों कि यह कल्पना मैंने इसलिए किया है कि शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया जा सके। इस परिकल्पना से यह भी सिद्ध होता है कि नर नारी पूर्णतया समान है। इनकी जो कल्पना किया गया है उससे यह सिद्ध होता है, यह प्रूव होता है कि नर यानी महिला और नारी यानी पुरुष दोनों जो है पूर्णतया समान है। जिससे बताएं ना दोस्तों कि नर और नारी जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो जाता है तो उस गाड़ी के रनिंग यानी स्पीड की कल्पना नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों कि नर नारी को पूर्णतया समान बताया गया है। दोनों में एक दूसरे के गुण उपस्थित उनका सार्वत्रिक उन्नयन ही करती है। कहते हैं लेखक कि दोनों में जो है एक दूसरे का गुण उपस्थित होने से उनका सार्वत्रिक उन्नयन ही करता है, यानी उनको पूर्ण ही बनाता है। सब तरह से उसको हर तरह से उनको उन्नयन ही करता है, पूर्ण ही बनाता है।
ऐसा नहीं कि नर जो है नारी के गुण लेता है तो उसे किसी प्रकार के हानि होता है, या नारी जो है नर के गुण लेता है तो किसी प्रकार के उसको हानि होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ लेखक के, कुछ विचारक के मानना है कि नर जो है जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जो है जब नर का गुण लेता है तो वह राशि बन जाता है। ऐसे ऐसे 2-3 विचार जो है आपके इस पाठ में कुछ लेखक का, कुछ विचारक का मानना है, जिसको रामधारी सिंह विरोध करते हैं और बताते हैं कि वैसा कुछ बात नहीं है। यह जो है नर और नारी के बीच भेदभाव किया जा रहा है। देखिए दोस्तों आगे, दिनकर स्त्री के प्रति अपने पूर्ववर्ती चिंतकों, जैसे कि बताएं दोस्तों, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद के विचारों से असहमति प्रकट करते हैं। उनकी नारी के प्रति अतिशय कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बता चुका हूं दोस्तों कि कुछ विचारकों, कुछ लेखकों जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद के विचारों से असहमति प्रकट करते हैं। कौन दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर सहमति नहीं प्रकट करते हैं। उनकी नारी के प्रति अतिशय, अतिशय मतलब अति मतलब अधिक, अशय मतलब शय, अतिशय कोमलतावादी, मतलब ये लोग बताते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, ये लोग बताते हैं कि नारी जो है कोमल है, कोमल होती है, रूमानी दृष्टि की होती है। नारी जो है को भलाई है पर्दा के भीतर रहने में ही दोस्तों। ये लोग जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, प्रसाद थे, प्रेमचंद थे, ये लोग को मोटा मोटी कहिए तो यही मानना था दोस्तों। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, हमारे राष्ट्र कवि जो हैं, इसका विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं है, दोनों ही समान हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। टैगोर आदि का मानना था कि स्त्री को जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका मानना था कि स्त्री यानी महिला को जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए, जबकि ऐसा बात कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल तो महिला यहाँ तक कि दोस्तों जहाज भी चला रही है दोस्तों, हर क्षेत्र में जा रही है दोस्तों। अब तो उसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ये सब में भी जाने का मौका मिल गया है दोस्तों। पौरुष पुरुषों के लिए है, पौरुष जो है पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। ये लोग कहते हैं कि जो पौरुष है वह पुरुषों के लिए है, यानी जो है संघर्ष है, जो कठिन काम जो है वह पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं। दिनकर इस निबंध में स्त्री के प्रति ऐसे उपेक्षापूर्ण, लिजलीले और पुरुष वर्चावादी चिंतन से असंतुष्ट हैं। दिनकर जी जो हैं, इन लोगों को रामधारी सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो हैं विचार हैं स्त्री के प्रति उपेक्षापूर्ण, लिजालीले और पुरुष वर्चस्वादी चिंतन से असंतुष्ट हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। वे इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, जो उसे किसी कार्य के निष्पादन में रचनात्मक आधार प्रदान करता है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक नर के अंदर, यानी प्रत्येक पुरुष के अंदर नारी का गुण होता है, यानी महिला का गुण होता है, जो से किसी कार्य को निष्पादन में, करने में, उस कार्य में सफल होने में रचनात्मक आधार प्रदान करता है। ये मानना है
दिनकर जी के, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने के भय से उसे दबाए रखता है। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जो हैं दोस्तों, यहाँ पर पुरुष को ही आलोचना करते हैं, उसी को बुराई करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि परंतु पैरुष जो है स्त्रैण कहे जाने के भय से, पुरुष जो है, नर जो है स्त्रैण यानी स्त्री कहे जाने के भय से, डर से उसे दबाए रखता है, यानी जो है स्त्री को जो गुण है उसके अंदर उसको दबाए रखता है कि कोई लोग हमें जैसे स्त्रैण न कह दे। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष तत्व होता है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, किसी तरह जो है प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, यानी पुरुष का गुण होता है, जो उसे सिर्फ कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों तक सिमटे रहने वाली मानसिक आदि से परे एक सक्रिय विचार, एक सक्रिय विचार और ऊर्जा से संपन्न व्यक्तित्व बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर जो कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, जो उसे सिर्फ कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली, घर की दीवार तक सिमटे रहने वाली, मानसिक आदि के परे एक सक्रिय विचार और ऊर्जा से संपन्न व्यक्तित्व बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर करते हैं कि नारी जो है में कुछ पुरुष का गुण होता है, जिससे वे जो है ऊर्जा से संपन्न व्यक्तित्व बनाती है, अपने ऊर्जा से वे संपन्न होकर व्यक्तित्व बनाती है। वह स्त्री के लिए वर्जित क्रियाओं में भी, वह स्त्री के लिए वर्जित यानी जिसे स्त्री को नहीं करना चाहिए, उस क्रियाओं में भी उसी पुरुष तत्व के आधार पर प्रवेश करती है। कहते हैं कि स्त्री आजकल जो है जिसमें वर्जित है, वे अब नहीं मान रही है, अब वो समझ गई है और उसमें भी उसी पुरुष के तत्व के आधार पर प्रवेश कर सकती है, कर रही है, और उसमें रचनात्मक योगदान दे सकती है। और उसमें बनावटी, रचनात्मक कहे का मतलब हुआ दोस्तों बनावटी योगदान, मदद दे सकती है। इस प्रकार दिनकर जी ने उक्त निबंध में पूरी भारतीय संस्कृति चेतना का स्त्री संदर्भ में पुनर्पाठ किया है। इस प्रकार जो है दोस्तों उपर्युक्त बताए गए बातों के अनुसार दोस्तों दिनकर जी जो हैं उक्त निबंध में, ऊपर लिखा गया निबंध में, जैसा कि मैंने बता चुका हूं दोस्तों कि अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार की निबंध है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, में पूरी भारतीय संस्कृति चेतना का स्त्री संदर्भ में पुनर्पाठ किया गया है। उक्त निबंध में भारतीय संस्कृति चेतना का स्त्री संदर्भ में पुनर्पाठ किया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत के राष्ट्रीय चरित्र का वास्तविक रूप स्त्री पुरुष के सह अस्तित्व और समान से ही संभव है। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो हैं भारत के चरित्र का वास्तविक निर्माण में बताते हैं कि स्त्री और पुरुष के सह अस्तित्व, दोनों के सह अस्तित्व मतलब साथ रहने से ही और स्त्रियों के सम्मान से ही संभव है। यानी भारत के जो है राष्ट्रीय चरित्र, अच्छा चरित्र, विकसित चरित्र, यानी भारत को अच्छा बनने के लिए हम कह दे दोस्तों तो स्त्री पुरुष को सह माने साथ रहने में ही
और स्त्रियों को सम्मान देने से ही संभव है भारत का विकास संभव है, भारत का चरित्र अच्छा चरित्र संभव है। तो दोस्तों यही था दोस्तों अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक परिचय और सारांश समरी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके दोस्तों डॉक्यूमेंट तैयार करता हूं दोस्तों, उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।